अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो काम किया था वो था ये शो फाइल रिकॉर्ड वाले पेज पे। इसमें हमने पेंडिंग, रिसीव्ड और ये मार्क ए रिसीव्ड और डिलीट के बटन पे काम किया था। इन बटन्स को हमने फंक्शनल बनाया था कि ये किस तरह से काम करेंगे। आज जो हमने काम करना है वो ये है कि इसको थोड़ा सा जो है अब कोशिश करनी है हमने कि फाइनल जो इसकी सूरत हाल है उसकी जानब इसको ज़रा लेके चलें। तो उसके लिए हमें छोटी छोटी जो हमारी छोटी छोटी गलतियां रह गई थी, ठीक है, जिनको ऐसी गलतियां थी, बाज़ गलतियां इस तरह की थी जिनको हमने जानबूझ के इग्नोर किया था उस टाइम के हम बाद में उनको कवर कर लेंगे। तो उनको भी हमने जो है वो दुरुस्त करना है साथ साथ, ठीक है, ताकि ये अपना ये जो हमारा प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किया है ये अपना फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े। तो ज़रा देखते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं छोटी। और इस पेज को हम अब जो अगला काम करेंगे वो ये करेंगे कि इसको डायरेक्ट कोई एक्सेस ना कर सके, ठीक है, इस पेज को। और इसके बाद ये सारे जितने भी पेजेस हैं इनको कोई डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। ये लॉग आउट वाले बटन को फंक्शनल बनाएंगे। उसके बाद जो हमारा लॉगिन का सिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से उसको फंक्शनल बनाएंगे कि वो किस तरह से काम करेगा। कोई भी आदमी बगैर लॉगिन किए इन पेजेस को एक्सेस नहीं कर सकेगा, ठीक है। उसको प्रॉपर एक तरीकाकार अख्तियार करना पड़ेगा लॉगिन वाला। तो उस तरीक़ेकार को अख्तियार करके, उस तरीक़ेकार को फॉलो करके ही कोई यहाँ तक पहुँच सकता है। और इसके बाद हम राइट्स की बात करेंगे कि एडमिन के कौन से राइट्स हैं और आम यूज़र्स के कौन से राइट्स हैं। मसलन राइट्स क्या होंगे कि जी आम यूज़र जो है वो फाइल ऐड तो कर सके लेकिन डिलीट ना कर सके, ठीक है। पेज हमारा एक ही है जो हमने बना लिया है, इसी हमने डिवाइड करना है, मुख्तलिफ राइट्स देने हैं मुख्तलिफ यूज़र्स को। एडमिन के लिए अलहदा राइट्स होंगे और आम यूज़र के लिए अलहदा राइट्स होंगे। आम यूज़र जब लॉगिन होगा तो वो उसको ये बटन वगैरह नज़र नहीं आएंगे और दूसरे सारे जो ये लिंक्स हैं ये सारे उसको नज़र आएंगे। जबकि जब एडमिन लॉगिन होगा तो उसको ये सारे बटन नज़र आएंगे, उसके पास ये सारे फंक्शंस होंगे, वो ये सारे काम कर सकेगा, डिलीट कर सकेगा, किसी भी स्टेटस को रिसीव्ड एज अ रिसीव्ड मार्क कर सकेगा, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमने चीज़ देखनी है वो ये है कि हमारी एक लॉजिक में एक चीज़ रह गई थी, गलती रह गई थी, वो ये थी कि ये ऐड फाइल रिकॉर्ड वाले पेज पे इसमें हमने कहा था कि जनाब हमने ये फाइल का डेटा जो है ये आम यूज़र से लेना है, ठीक है। अगर हमने कहा कि हमने ये डेटा आम यूज़र से लेना है, एक फाइल का रिकॉर्ड जो है आम यूज़र से लेना है, तो जाहिर है ये चीज़ें एक आम यूज़र को नज़र आ रही होंगी। लेकिन हमने एक गलती कर दी, वो ये थी कि हमने स्टेटस का जो कंट्रोल था वो आम यूज़र को दे दिया। अब जब यूज़र एक फिल करेगा इस फॉर्म को तो वो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से रिसीव्ड सेलेक्ट करके सबमिट कर देगा, तो फाइल जो सबमिट होगी वो एज ऑलरेडी रिसीव्ड होगी। तो एडमिन का तो फ़ायदा ही कुछ ना हुआ क्योंकि फ़ाइल ऑलरेडी रिसीव्ड का स्टेटस तो पहले चेंज हो चुका है। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमेशा जब भी यूज़र एक अपनी फ़ाइल को जमा करवाए वो हमेशा उसका स्टेटस पेंडिंग नज़र आए यहाँ पे, जबकि बाद में उसको अगर चाहे तो एडमिन चेंज कर सकता है। तो ये हमने कहा था, ठीक है। इसको हमने यहाँ से अभी ख़त्म करना है फ़िलहाल के लिए। इसको हमने करना क्या है, अपने कोड में जाना है और इस चीज़ को हमने ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस फील्ड को ख़त्म करने के लिए अपने कोड में चलते हैं और यहाँ पे जहाँ हमने एक फ़ाइल बनाई थी ऐड फाइल के नाम से, ठीक है, इसको एडिट करके ये जो हमारी सिलेक्ट का टैग है हमारा ये वाला, ठीक है, इसको मैं बल्कि पूरी रो को इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। या हम दूसरा तरीका हमारे पास भी है कि हम CSS अगर जब करने लगें तो इसको हाइड कर दें, हिडन रखें, ठीक है, इसका स्टेटस हिडन कर दें, तब भी ठीक है। लेकिन
इसको बेहतर तरीका यही है कि हम इसको जो है ये बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं ताकि ये यूज़र को नज़र ही ना आए ये पूरी रो। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करके अपना पेज दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब ये इसको नज़र नहीं आएगी। अब क्या हो गया, अब ये होगा कि जनाब जब भी कोई यूज़र अपना ये फाइल जमा कराएगा वो स्टेटस उसके कंट्रोल में नहीं है अब। ठीक है, हमेशा जब भी फाइल सबमिट होगी एज पेंडिंग होगी। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ दूसरी हमें चेंज करनी है वो ये है कि जहाँ पे डेटाबेस में ये चीज़ जा रही है स्टेटस, ठीक है, इसको हमने ख़त्म कर देना क्योंकि अब तो ऊपर फील्ड ही नहीं उसकी रही तो ये पोस्ट से भी उसका जो डेटा है वो नहीं आ रहा होगा, ज़ाहिरी बात है। तो इसको हमने यहाँ से कट करके यहाँ डबल कोट्स में लिख देना है पेंडिंग, ऑलरेडी पेंडिंग। ठीक है, तो ये हार्ड कोड कर दिया हमने क्या किया कि हमने ये सेट कर दिया कि जब भी फाइल जब भी सबमिट होगी तो ये डेटा जो यूज़र ने एंटर किया होगा वो तो जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिकली साथ में ये पेंडिंग का ऑटोमेटिक ये स्ट्रिंग चली जाएगी उसको। तो वो आगे हमने उसको मेथड बताया हुआ कि इस स्टेटस को क्या करना है, आपने इस स्टेटस को आपने डेटाबेस में लेके जाना है। तो क्या हुआ कि अब यूज़र से ये चीज़ हमने हार्ड कोड कर दिया, ये बिल्ट इन चीज़ कर दिया, इसको हमने बिल्ट इन कर दिया है, कोड में ही लिख दिया है। ये यूज़र को ये चेंज यूज़र इसको चेंज नहीं कर सकेगा, ये ऑलरेडी ये चीज़ जब भी फाइल सबमिट होगी ये ऑलरेडी साथ ही ये चीज़ जाएगी। ठीक है, तो उसका स्टेटस जो है वो हमेशा डेटाबेस में पेंडिंग स्टोर होगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद इसको यूज़र जो है या एडमिन जो है वो यहाँ से चेंज कर लेगा। इसको टेस्ट ज़रा कर लेते हैं कि क्या ये वाकई इसको इस तरह काम करता है। ये एक फ़ाइल डमी सी कोई भी हम अपनी तरफ से एंटर करते हैं, फाइल नंबर दे देते हैं जनाब 888, डेट कोई भी इससे सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। सब्जेक्ट इसका दूंगा जनाब मैं डमी सब्जेक्ट, ठीक है, और फाइल नेम डमी फाइल नेम। सबमिट करते हैं, डेटा सेव हो गया। उसके बाद ज़रा इसको व्यू कर लेते हैं। व्यू जब करेंगे तो ये स्टेटस पेंडिंग है। वजह क्या है कि हमने अपने कोड में लिख दिया है कि हमेशा इसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग जाए, ये वाली चीज़ लिखी हुई जाए। अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख दें तो वहाँ भी यही चीज़ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से पेंडिंग जाए इसको। अच्छा, एक तो ये हमने गलती सही कर ली। उसके बाद जो और गलती अगर देख लें हम तो मेरे ख्याल से और गलती कोई नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, ये थी एक चीज़ लॉजिक में हमारा प्रॉब्लम था, वो हमने दुरुस्त कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि एक और भी अगर आप अपने तौर पर चाहें तो कर सकते हैं। इसमें ये आईडी वाला है कि आईडी एक 1 आ रहा है, उसके बाद 5 है, 7 है, 8 है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसको अगर हम बिल्कुल तरतीब से लिखना चाहें 1 2 3 4 5 के तरीके से तो भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारी वैल्यूज़ जो हैं ये डेटाबेस से आ रही हैं और डेटाबेस में आईडी की जो फील्ड है उसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है, तो इसलिए ये वहाँ से इस तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं। लेकिन अगर हमने 1 2 3 यहाँ पे अपना एक सीरियल नंबर देना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लूप का सहारा लेना पड़ेगा। हम लूप लगाएंगे, लूप की मदद से हम इसको कर सकते हैं कि आप यहाँ 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, हमेशा इसी तरीके से लिखें ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास टोटल कितने रिकॉर्ड हैं। बहरहाल ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप करना चाहें तो इसको अपने तौर पे तो आप कर सकते हैं। करना आपने ये है कि ये जहाँ पे ये आपकी फाइल प्रिंट हो रही है या यहाँ से रिकॉर्ड आ रहे हैं, यहाँ लूप में आपने इसको वैलिडेट कर सकते हैं। बहरहाल इसको कर ही लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि इस तरह की चीज़ें हम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ हम आईडी की जगह सीरियल नंबर लिख लें तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि अब ये आईडी नहीं, अब ये सीरियल नंबर रहेगा। तो सीरियल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, पीएचपी में आएंगे, पीएचपी में एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे टेम्परेरी, ठीक है, जिसका नाम हम रख लेते हैं सीरियल नंबर एसआर इसका मैं नाम रख लेता हूँ। यहाँ में मैंने डिक्लेयर कर दिया और इसमें मैंने क्या किया, या इसका मैं काउंटर नाम रख लेता हूँ, काउंटर गिनने वाला, ये गिनेगा रिकॉर्ड कितने हैं। ठीक है, काउंटर रख लेता हूँ इसका नाम और इसे मैं वैल्यू दे देता हूँ 1।
हमेशा 1, क्योंकि 0 यहाँ नहीं हमें चाहिए, हमें यहाँ 0 नहीं चाहिए, 1 से स्टार्ट हो। तो मैं इसको 1 वैल्यू दे देता हूँ। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब आपने क्या करना है, जब भी ये लूप चले तो ये जहाँ पे लूप एंड हो यहाँ पे आके आपने करना ये है, यहाँ पे आईडी हम दे रहे हैं, आईडी गेट हो रही है, इसको हमने नहीं छेड़ना क्योंकि इस आईडी को हमने बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ किया हुआ है। कहाँ यूज़ किया हुआ है, यहाँ बटन्स को पहचानने के लिए आईडी वगैरह दी हुई है, ठीक है। तो इसको आपने नहीं छेड़ना। आपने यहाँ पे जहाँ पे आईडी प्रिंट हो रही है, हमने यहाँ पे क्या करना है कि आईडी की जगह काउंटर को प्रिंट करवा देना है। जो हमने टेम्परेरी अपनी तरफ से एक वेरिएबल बनाया था, उस काउंटर को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो पहली बार इसकी वैल्यू 1 है, जब ये लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो फिर भी इसकी वैल्यू 1 होगी, हमेशा 1 ही रहेगी, क्योंकि लूप के बाहर, वाइल लूप के बाहर मैंने बताया हुआ है कि इसकी वैल्यू 1 है। तो इसकी वैल्यू जब पहली दफ़ा 1 होगी तो सेकंड टाइम भी 1 होगी। लेकिन उस चीज़ से बचने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ करूँगा कि काउंटर जो है हमारा वेरिएबल, उसको मैं कहता हूँ, सॉरी ये यहाँ PHP नहीं है, मैं PHP के अंदर आता हूँ जहाँ पे ये PHP है, ठीक है। ये PHP से पहले या यहाँ पे भी मैं कर सकता, बल्कि यहाँ नहीं, यहाँ जब प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होने के बाद PHP ब्रैकेट, ये लूप की ब्रैकेट है, यहाँ लूप क्लोज हो रहा है। लेकिन लूप क्लोज होने से पहले मैं कहता हूँ कि काउंटर जो है ये प्लस प्लस हो जाए, यानी कि इंक्रीमेंट हो जाए, इसमें एक प्लस हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा कि जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये लूप यहाँ पे आएगा तो क्लोज होने से पहले क्या करेगा, इसमें एक प्लस कर देगा तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू 2 होगी, 2 प्रिंट होगा, इसके बाद फिर इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। अब कंट्रोल एस से इसको सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। जब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये 1, 2 और 3 हो गया। लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोई एरर आ रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल काउंटर इन 50 लाइन पे। 50 लाइन पे ज़रा इसको चेक कर लेते हैं कि अच्छा ये काउंटर 1 हो गया। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये हमने फंक्शन से सॉरी बाहर डिक्लेयर कर दिया है, इसको बाहर नहीं फंक्शन के अंदर और लूप के स्टार्ट होने से पहले डिक्लेयर करना है, ठीक है। जब ये फंक्शन से बाहर होगा तो ये इसको पता नहीं चलेगा कि ये, क्योंकि इसका स्कोप जो है वो लोकल है, इसलिए हमने क्या करना है कि इसको फंक्शन के अंदर जो है डिक्लेयर करना है ताकि इस फंक्शन के अंदर ये एक्सेसिबल हो। उसके बाद ये वैसे ही प्रिंट हुआ, उसके बाद ये इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब कंट्रोल एस से सेव करके अपना इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें अब क्या होगा, ये 1, 2, 3, 4 ये एक सीक्वेंस में आएगा। अब जब भी हम इसको करेंगे ये बिल्कुल सीक्वेंस में आएगा, जैसे पहले आईडी बेतरतीब सी आ रही थी उस तरह से नहीं आएगा, ठीक है। अब ये हमारा सीरियल नंबर बन गया। अच्छा, ये दो हमारे जो एरर थे वो हमने फिक्स कर लिए हैं, लॉजिकल एरर थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये करना है जनाब कि अपना सेशन का जो काम है वो करना है। सेशन का काम से मुराद मेरा ये है कि हमने कहना ये है कि कोई भी आदमी इस तरह, जिस तरह हम ऐसे कर रहे हैं कि अपना फाइल का नाम यहाँ पे लिखते हैं, पाथ देते हैं और URL में, और हम इस फाइल पे पहुँच जाते हैं, इस तरह से ना हो। तो उसके लिए हमें सेशन का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें हमें सीखने के लिए दो फंक्शंस मिलेंगे PHP में, एक का नाम है सेशन और दूसरा इसमें हेडर का होगा, ठीक है। उसको ज़रा देखेंगे क्या कि उनका क्या मतलब है। उसके लिए हमें लॉगिन का सिस्टम प्रॉपर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि लॉगिन वाली फाइल में आके इसमें थोड़ी सी चेंजेस करना पड़ेंगे। ये लॉगिन वाली फाइल हमने बना तो ली थी लेकिन इसमें हमने अभी काम नहीं किया, ठीक है। इसको ज़रा वैलिडेट करते हैं कि इसमें कैसे काम होगा और इसको कैसे करेंगे। इस बहुत आसान है कि हमने सबसे पहले ये पोस्ट के मेथड से यहाँ से डेटा ले रहे हैं। हम इसको कहेंगे कि जब भी आपका ये सबमिट का बटन जो है ये क्लिक हो, ठीक है। मैं ज़रा इसको ओपन कर लेता हूँ पहले ताकि ये ज़रा क्लियर हो जाए। हाँ, ये
कि जब भी सबमिट का बटन क्लिक हो, या सबमिट को चेंज करके यहाँ पे हम कर देते हैं लॉगिन। ठीक है, अब ज़्यादा बेहतर है। लॉगिन का जब भी बटन क्लिक हो तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो के डेटाबेस के अंदर जाके इसकी चेकिंग हो, वैलिडेशन हो कि क्या ये यूज़र हमारे पास डेटाबेस में है। अगर है तो ये लॉगिन हो, अगर नहीं है तो ये इसका एरर आए कि जनाब आपका यूज़र नेम या पासवर्ड गलत है। ठीक है, तो उसके लिए जल्दी से इसको कोड कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास जो है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, इफ़ की कंडीशन है, और उससे पहले PHP स्टार्ट करते हैं। PHP में इफ़, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा इस सेट के अंदर आ जाएगा जनाब पोस्ट। क्या हो पोस्ट सबमिट, यानी ये सबमिट का जो नाम हमने रखा हुआ है, यहाँ इसका हम लॉगिन कर देते हैं, यहाँ भी नाम चेंज कर देते हैं लॉगिन, ये ज़्यादा डिक्लेरेटिव है। लॉगिन, जब भी लॉगिन पे क्लिक हो तो क्या हो, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये करो कि उसका यूज़र नेम जो है वो स्टोर कर लो अपने अंदर। ठीक है, कैसे? पोस्ट के मेथड से, जैसे हम लास्ट टाइम कर रहे थे। पोस्ट के मेथड से आपने इस नाम से जो फील्ड है वहाँ से जो डेटा आ रहा है उसको आपने यूज़र नेम में स्टोर कर देना है, वेरिएबल में जो हमने डिक्लेयर किया है। और यानी कि पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड को आपने जनाब स्टोर करना है इसी तरीके से पोस्ट के अंदर। यहाँ पासवर्ड से जो डेटा आ रहा है, यहाँ सॉरी ये नेम से जो डेटा आ रहा है इस फील्ड से, उसको आपने पासवर्ड में स्टोर कर देना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हमने करना ये है कि हमने डेटाबेस में जाना है। डेटाबेस में जाके हमने चेक करना है कि क्या इस यूज़र नेम और इस पासवर्ड के नाम से हमारे पास कोई यूज़र बना हुआ है या नहीं। ठीक है, तो डेटाबेस में चलते हैं। डेटाबेस में ये है यूज़र डिटेल का, हमने एक टेबल बनाया था, उसमें हमने टेम्परेरी कोई यूज़र जो है वो क्रिएट भी किया था। ठीक है, तो उसको इसे ही हम चेक करेंगे कि क्या इस नाम से कोई जो यूज़र ने इंटर की है इंफॉर्मेशन, इस नाम से कोई यहाँ पे यूज़र अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे ये जनाबे वाला कि हम यहाँ से सबसे पहले अपना इंक्लूड करवाते हैं, क्योंकि अब हमें डेटाबेस की ज़रूरत है कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इंक्लूड करवाते हैं अपना जो हमारी डेटाबेस की फ़ाइल है। तो डेटाबेस की जो हमारे पास फ़ाइल थी वो हम यहाँ इंक्लूड के फोल्डर से db.php के नाम से हमने फ़ाइल बनाई थी, उसको इंक्लूड करवाते हैं। इंक्लूड और db.php, ठीक है, इसको हमने क्या किया, इंक्लूड करवा दिया। ये लास्ट टाइम भी हमने यहाँ से इसको इंक्लूड कराया था, इसी कॉपी कर लें अगर आप चाहें तो। ठीक है, अच्छा, ये इंक्लूड हो गई। अभी इसका मतलब इंक्लूड होने का मतलब ये है कि हमारा डेटाबेस से कनेक्शन बन गया। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने करना ये है कि अपना एक क्यूरी का वेरिएबल बनाते हैं और चेक करना है कि क्या इस नाम से हमारे पास जो ये हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़र ने एंटर किया है, कि क्या इस नाम से कोई हमारे पास ऑलरेडी कोई यूज़र बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर बना होगा तो हम उसको सक्सेसफुली लॉगिन करवा देंगे, अगर नहीं बना होगा तो हम उसको एरर दे देंगे कि आपका ये यूज़र नेम और पासवर्ड गलत है। ठीक है, तो क्यूरी जो लिखेंगे वो ये है कि सिलेक्ट। अब ये क्या है कि इसमें हमारे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है कि ईमेल एड्रेस है, कांटेक्ट है, यूज़र टाइप है, ये वो, लेकिन हमें दो चीज़ें चाहिए, एक यूज़र नेम वाली फील्ड चाहिए, एक पासवर्ड वाली चाहिए। हम ये दो चीज़ों को जस्ट चेक करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट में यूज़र नेम
ये वही यूज़र नेम है फील्ड का जो यहाँ पे हेडिंग में दिया हुआ है, ठीक है। और पासवर्ड भी ये इसका फर्स्ट कैपिटल है लेटर। और हम कहते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपने हमें ला के दो, कहाँ से, फाइल रिकॉर्ड वाले टेबल से, सॉरी फाइल रिकॉर्ड वाले टेबल से नहीं, जबकि यूज़र डिटेल्स वाले टेबल से, ठीक है, यूज़र डिटेल्स से, हाँ यूज़र डिटेल्स है। हमने कहा कि सिलेक्ट करो और ये वाला जो है फील्ड कहाँ से, यूज़र डिटेल से। इतना हमने कह के इसको रन करवा देना है। यानी एग्जीक्यूट करवाने लगे हैं क्यूरी को, SQLi क्यूरी SQLi क्यूरी का वेरिएबल था, फंक्शन था हमारे पास MySQLi, सॉरी MySQLi क्यूरी। और इसमें हम सबसे पहले कनेक्शन देते थे और दूसरा पैरामीटर जो था वो हमारा क्यूरी का होता था, ठीक है। ये रन हो गई। अब हमने इसमें से क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो गेट करना है। तो लास्ट टाइम हमने जिस तरह से रिकॉर्ड गेट किए थे उसी तरीके से हमने करना है कि हमने क्या किया था कि एक लूप का सहारा लिया था। इसी में भी हम वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। वाइल लूप में हम जल्दी जल्दी इसको कोड कर लेते हैं। इसमें हमने रो का पिछली बार भी वेरिएबल बनाया था, कोई भी बना सकते हैं, रो के नाम से मैंने बना लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा MySQLi fetch array, और इसमें मैंने रन का जो मेरे पास क्यूरी का वेरिएबल है वो मैंने पास करवा दिया और यहाँ पे लूप क्लोज हो गया। और यहाँ पे मैंने कहा कि जनाब DB यूज़र नेम, इसका मतलब ये है, ये मैंने बस अपने पहचानने के लिए अपना एक वेरिएबल बना लिया कि ये वो वाला यूज़र नेम है जो DB डेटाबेस से आ रहा है, ये वो वाला है जो फॉर्म से आ रहा है, यहाँ से जो एंटर करेगा, ठीक है, यूज़र। और दूसरा जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से मैं गेट कर रहा हूँ वापसी, और दोनों को चेक करूँगा कि क्या यही हैं, आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते। और इसको मैं कहता हूँ कि रो, ये वाला जो वेरिएबल है, रो में आपके पास जो यूज़र नेम की फील्ड का डेटा पड़ा हुआ है वो दे दो, और DB पास में आप स्टोर कर दो इस फील्ड के नाम से जो यहाँ से डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। ये लास्ट टाइम भी हमने काम किया था, सेम वही चीज़ है। अब ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, ठीक है। इनमें डेटाबेस स्टोर हो जो डेटा है वो स्टोर हो गया। अब मैंने इनको चेक करना है कि क्या ये वाकई लूप के बाहर आके मैंने इफ़ कंडीशन लगा के इन दोनों को चेक कर लेना है। तो इनको मैं कंपेयर करूँगा। कंपेयर करने का तरीका ये है कि मैं कहता हूँ यूज़र नेम, इफ़ यूज़र नेम वाकई बराबर है डेटाबेस से जो यूज़र नेम आ रहा है, जो यूज़र ने एंटर किया है अभी अभी, क्या वो वाकई बराबर है डेटाबेस में जो आपके पास यूज़र नेम है। और इसके बाद मैंने कहना है एंड, ठीक है, ये डबल एंड का साइन लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है ये चीज़ चेक करो, अगर ये ट्रू है, अगर ये वाकई आपस में बराबर हैं। और दूसरी एक और कंडीशन मैं देता हूँ कि पासवर्ड, ये यूज़र ने जो पासवर्ड डाला है ये वाला, और आपने दूसरा चेक करना है कि जो DB से आ रहा है पासवर्ड, अगर ये भी बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर ये भी बराबर हैं आपस में और ये भी बराबर हैं तो क्या करो, यानी अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी, फर्ज करें अगर यूज़र नेम सही यूज़र नेम एंटर कर देता है लेकिन पासवर्ड आपस में कंपेयर नहीं होता, गलत है, तो ये कंडीशन अंदर का जो डेटा है, अब जो मैंने कोड लिखना है वो नहीं चलेगा, ठीक है। अंदर जो कोड लिखना है ये कोड तभी चलेगा जब ये भी आपस में बराबर होंगे और ये भी आपस में बराबर होंगे। दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी, ठीक है।
तो उसके लिए अब मैंने ये चीज़ लिख ली। उसके बाद मैंने कहा कि अगर ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं तो आपने क्या करना है, आपने जनाब ये करना है कि इन हेडर, या इसको मैं आसान लफ्ज़ों में इस तरह कह सकता हूँ कि एको करके जो हमने लास्ट टाइम काम किया था रीडायरेक्ट करने के लिए, स्क्रिप्ट के टैग लगाए यानी जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, और विंडो डॉट ओपन वाले फंक्शन को कॉल किया। और इसमें हमने क्या किया था कि हम इसमें 2 पैरामीटर देते थे कि हम किस पेज पे जाना चाहते हैं। हमने कहा कि अगर ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हों तो यूज़र को ले जाओ आप शो फाइल रिकॉर्ड वाले पेज पे, शो फाइल रिकॉर्ड डॉट php पे ले जाओ, लेकिन आपने नई विंडो ओपन नहीं करनी, उसी विंडो में आपने इसको लेके जाना है। ठीक है, अगर ये आपस में बराबर हों। और दूसरी चीज़ है कि अगर ये आपस में बराबर ना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने यही सेम काम करना है कि स्क्रिप्ट का टैग हमने लगाया और इसमें हमने अलर्ट दे दिया। अलर्ट का फंक्शन जावास्क्रिप्ट का कॉल करूंगा, इसमें हमने कह दिया कि जनाब यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, कि आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह एंटर किया है वो गलत है। इसको टेस्ट करते हैं। इस चीज़ में हमने गलती की है, ये इसको हमने डबल कोट में लिखना है। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। अच्छा जी, ओके हो गया। अब आते हैं अपना लॉगिन। इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करके मैं कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड अपनी तरफ से एंटर करता हूँ और ये कहेगा यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, और इसके बाद इसने थोड़े से एरर जनरेट किए क्योंकि इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं हैं। ये वही बात होगी कि ये थोड़ा रोला करता है इसलिए। ठीक है, चेक करते हैं इसको। MySQL एक्सपेक्टेड ये वो, और 39 पर एरर है और 45 पे, 39 नंबर पे हमारे पास क्या है, ये चीज़ है। और इस पे हाँ, ये फर्स्ट टाइम जब चेक करेगा, जारी बात है कि जब इसने ये चीज़ इसको मिली कि ये चीज़ गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट है यूज़र नेम और पासवर्ड, तो इसने क्या किया कि ये वाली जो हमारे पास क्यूरी है इसमें हमारा डेटा आया ही नहीं। तो इसको वैलिडेट करने के लिए इन दोनों से पहले हम ये स्टार का या ऐड का निशान लगा देंगे ताकि ये एरर हमारे पास ना आए। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, उसके बाद ज़रा इसको दूसरे तरीके से टेस्ट करने के लिए एक काम और भी हमें करना पड़ेगा। वो ये है कि डेटाबेस में जाके ये जो सही यूज़र नेम और पासवर्ड है इसको लगा के चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी ये क्यूरी काम कर रही है या नहीं। अली जो है ये यूज़र नेम है और स्मॉल लेटर्स में इसका पासवर्ड है जो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ अली और स्मॉल लेटर में भी अली। इनकरेक्ट बता रहा है क्योंकि ये हमारी क्यूरी जो है इसमें कोई मसला है। इसको दोबारा ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने कहा कि आपने फैच एरे करनी है यहाँ से, और ये सिलेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड फ्रॉम का हमने यहाँ पे मिस कर दिया। ठीक है, फ्रॉम। उसके बाद इसको दोबारा ज़रा चेक करते हैं। अली ये फिर भी यही कह रहा है। चलें इसको ज़रा चेक करते हैं।